हम लोग कहां तक पहुंचे थे? अच्छा, पीजीआर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मतलब यहां तक आ गए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे और ये इंट्रिंसिक फैक्टर के एक कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो और इसको हम लोग डिवाइड भी कर चुके थे, डिवीजन भी हो चुका था, और फ्लूइड या लिक्विड एंड गैस दो पार्ट में डिवाइड भी कर चुके थे, ठीक है। और केमिकली कंपोजिशन वाइज उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी जान चुके थे, है ना। तो फ्लूइड वाले में कौन कौन थे? ऑक्सीन, और बोलिए जिबेरेलिन, और था साइटोकाइनिन, और था एब्सिसिक एसिड, और था इथिलीन। गैस में इथिलीन, ये थे लिक्विड, ये था गैस। उससे फिर इन तीनों को डिवाइड किए थे, ये क्या थे? ग्रोथ प्रोमोटर, और ये अपोज करने। अब चलिए बारी बारी से चलें। ऑक्सीन, इसका डिस्कवरी इवोल्यूशन में बिना डार्विन के, हम लोग इवोल्यूशन पर है ना? नहीं, इवोल्यूशन आप लोग का सिलेबस में से हटा दिया था टेस्ट पे। इवोल्यूशन होता है क्या? टाइम स्पेंड जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस इस तरह के से आते हैं कि वो नए स्पीसीज में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चेंज के हैपनिंग को हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। ये टाइम बाउंड फेनोमेना है, इमीडिएटली नहीं होता, इट टेक्स टाइम। कई बार ये इंस्टेंटली हो जाता है, इमीडिएट होता है, कई बार इट टेक्स टाइम, समय लगता है लंबे समय के बाद। तो इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं, और सबसे पहला थ्योरी जिसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जिसे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, दैट वाज डार्विनिज्म, डार्विन्स थ्योरी। तो वही चार्ल्स डार्विन है जिन्होंने ऑक्सीन का डिस्कवरी किया। सिर्फ वही नहीं, वो और उनके सन चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। द डिस्कवरी डन बाय चार्ल्स डार्विन and his son फ्रांसिस डार्विन। इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास growth occurred due to a chemical. It was ऑक्सीन। और उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, they observed that coleoptile produces this ऑक्सीन। और एक साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. वेंट, इन्होंने आइसोलेट किया, आइसोलेटेड ऑक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक होता है डिस्कवरी, खोजा गया, ये है, ये बताया। एक है कि उसको अलग करके लाया ताकि आप जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ऑक्सीन को आइसोलेट किया एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ये था इसका हिस्ट्री ऑक्सीन का, ठीक है। अब देखिए इसके फंक्शंस।
फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन। पहला फंक्शन है इट इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। देखिए कोलियोप्टाइल कौन से हिस्से को कहा जाता है, याद है सीट पढ़े थे जब, कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा। कोलियोप्टाइल कोलोराइजा, कोलोराइजा कवरिंग मटेरियल था रेडिकल का, कोलियोप्टाइल क्या कहते हैं कवरिंग मटेरियल था प्लीम्यूल का। नहीं याद आ रहा है, सीट पढ़े थे, जरा सीट पलट के देखी तो, डाइकॉट मोनोकॉट सीट। तो मिल जाएगा आप लोग को प्लीम्यूल और रेडिकल, इसके बारे में तो हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। प्लीम्यूल क्या है, एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम फॉर शूट, और रेडिकल क्या है, एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम फॉर रूट। तो ये बड़े सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से कवर के फॉर्म में दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं। रेडिकल का कवर के रूप में कोलोराइजा रहता है और प्लीम्यूल के कवर के रूप में कोलियोप्टाइल रहता है। तो कोलियोप्टाइल रीजन में ये अगर बन रहा है, इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये बन रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि ये एपिकल डोमिनेंस दे रहा है, इसका मतलब है क्या कि इसके प्रेजेंस में एपेक्स यानी शूट एपेक्स में लगातार डेवलपमेंट होता है, लगातार सेल डिवीजन होता रहेगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम में कैसे सेल्स पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या होता है, लगातार डिवीजन। सो इट विल इंड्यूस रेगुलर डिवीजन एंड दैट इज व्हाई प्लांट का जो है लंबाई ज्यादा बढ़ेगा, चौड़ाई कम इनके प्रेजेंस। तो अगर प्लांट की लंबाई खींचनी है तो शूट का लंबाई बढ़ाना होगा एंड दैट विल बी डन बाय ऑक्सिन। इसीलिए इसे कहा गया इट इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। एपेक्स का दबदबा रहेगा, मतलब क्या है, लंबाई ज्यादा, अगर सेल डिवीजन ज्यादा होना है तो किसका डिवीजन ज्यादा होगा, एपिकल मेरिस्टेम का, लैटरल मेरिस्टेम का कम। दिस इज बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, तो ब्रांचिंग कम फूटेंगे इसके वजह से, राइट। तो इट इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। सो द हाइट of the plant rises due to its influence. दूसरा फंक्शन, it induces सेल डिवीजन। क्लियर कट है, यहां देख लीजिए, एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या, लंबाई बढ़ रहा है, और एपेक्स का लंबाई कब बढ़ेगा, मतलब एपिकल रीजन में लंबाई कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। दैट इज व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता क्या है, डिवीजन। तो अल्टीमेटली ये ऑक्सिन इस पे सेल डिवीजन करा रहा होगा, तभी ना मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो रहा है। सो इट इज अंडरस्टूड दैट इट विल डू सेल डिवीजन। नंबर 3, इट इंड्यूसेस proliferation of xylem। हम फ्लोर पर फ्लोर खींच रहे हैं बिल्डिंग में, तीसरे महले से चौथा महला, चौथा महले से पांचवा महला बनाते जा रहे हैं, फ्लोर पे फ्लोर, और पानी का न्यूट्रिशन पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं रख रहे हैं। वहां पे रहने वाले लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए क्या करना होगा, पाइपलाइन बिछाना होगा ताकि वाटर सप्लाई हो सके। और जाइलम क्या करता है, बोलिए, वाटर और मिनरल पहुंचाएगा।
तो इसीलिए जाइलम का प्रोलिफरेशन भी जरूरी है। प्रोलिफरेट करना मतलब फैलना। तो जैसे जैसे प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, इट शुड बी accompanied with appropriate xylem development। इसीलिए जाइलम का भी नंबर या जाइलम का प्रोलिफरेशन इसके वजह से होता है। ठीक है, नंबर 4, it induces flowering, as for example in pineapple। Number 5, it induces parthenocarpic fruit development, as for example in tomato। Number 6, it induces senescence in older leaves and branches। Number 7, it demotes या prevents senescence in younger leaves and branches। Number 8, it has one variant synthetic auxin called 2,4-D, used as a herbicide for the dicot herbs। यहां तक पहले लिखिए, उसके बाद एक्सप्लेन करता है। इसका तो जरूरत नहीं है, ये समझ चुके हैं हम लोग। एक चीज जो समझना है यहाँ पे वो है क्या कि जो प्लांट में सेल डिवीजन इंड्यूस कर रहा है वो किसी का किलर कैसे हो सकता है ना। यहाँ देखिए कहा गया है जो 2,4-D, ये एक ऑक्सीन है, एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, ये किलर है किसका, हर्ब्स का। हर्बिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं तो हर्ब को किल करता है ना। तो ऐसे हर्ब्स को किल करेगा या किल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो कि खेतों में उग आए हैं, जो अनवांटेड है, जिसे कहते हैं ना खरपतवार, वीड्स हैं, है ना। उनके उगने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फसल को नुकसान हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि फसल के उगने के लिए, क्रॉप के लिए हम लोगों ने कैलकुलेटेड अमाउंट में वहां न्यूट्रिएंट्स यानी कि फर्टिलाइजर ऐड किया ताकि उसका ग्रोथ हो सके ऑप्टिमम। अब अगर एडिशनल वीड्स उसमें आ गए जिसे खरपतवार करें, वो हवा में तो ग्रो नहीं करेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन तो चाहिए। व्हाट विल बी द सोर्स? द सोर्स विल बी द सॉइल, है ना। और सॉइल में हमने फर्टिलाइजर डाला है, तो इस फर्टिलाइजर को हम लोग क्रॉप की यूज के लिए डाले थे। अब क्रॉप के अलावा वो वीड्स हैं, वो भी इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? आपके क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर कम पड़ जाएगा, तो ग्रोथ घटेगा कि नहीं? तो ये जो वीड्स है ये आपके क्रॉप के दुश्मन बन गए, इसलिए पेस्ट है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे
फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दोज आर पेस्ट। ये भी एक तरह का पेस्ट है। तो पेस्ट को किल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेस्टिसाइड। पर ये एक तरह का वीड है, खरपतवार है, इसके लिए टर्म यूज होता है वीड। तो हम जो यूज कर रहे हैं इस वीड को किल करने के लिए वो हो गया वीडिसाइड। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये ऐसे वीड्स पे अटैक करेंगे जो कि डाइकॉट है, मोनोकॉट वीड्स पे ये इनइफेक्टिव होगा। अब कुछ क्लू मिल सकता है? नहीं। देखिए, क्या आप देखें यहां पे, तो ये जाइलम प्रोलिफरेशन करा रहा है, यानी जाइलम बढ़ाता है, ठीक है। और जाइलम का एक्स्ट्रा ग्रोथ, नए जाइलम का फॉर्मेशन किन में हो सकता है? जिसके पास वैस्कुलर कैम्बियम हो, क्योंकि जाइलम अपने आप में डेड टिश्यू है। नया कैसे बनेगा? जब तक कि सेल डिवाइड करके नए सेल्स उनमें कन्वर्ट नहीं कर जाए, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्सन विल गिव अस जाइलम, ठीक है ना, ये चीज होगा। तो इसमें मोनोकॉट में कैम्बियम तो होता नहीं, वैस्कुलर कैम्बियम तो होता नहीं, तो वो कैसे नए जाइलम्स प्रोड्यूस करने जाएंगे? उनसे नहीं होगा। लेकिन इनसे पॉसिबल होगा डाइकॉट्स में, ठीक है। तो अब देखिए, अगर डाइकॉट वीड है, इस पर हम लोगों ने 2,4-D ऑक्सिन अप्लाई किया, तो इस पे इफेक्ट क्या होगा? ओवर ग्रोथ ऑफ जाइलम, जाइलम एक्सेसिव बढ़ जाएगा, ठीक है। जाइलम एक्सेसिव बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वाटर विल बी मोर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। यहां तक तो ठीक है, अरे ज्यादा पानी मिल रहा है, ज्यादा मिनरल मिल रहा है तो फायदे का है ना। लेकिन देखिए तो एक्चुअल प्रैक्टिस क्या हो रहा है। ये जो डॉट से दिखाए गए हैं, ये है सॉयल वाटर, ठीक है। और ये रहा लीफ, लीफ के ऊपर मान लीजिए ये है स्टोमाटा, ठीक है। अब देखिए, एक्सेसिव जाइलम, एक्सेसिव है तो ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर वाटर यहां तक पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। एक समय के बाद क्या होगा? टाइम स्पेंड, समय गुजरा और सेम एरिया में जो सॉइल है उसमें वाटर काफी कम हो गया। पहले इतना वाटर मॉलिक्यूल था, जितना वाटर यहां तक पहुंचेगा, ट्रांसपोरेशन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन होगा, ये क्या हो गया? इवापोरेशन लॉस, इवापोरेटिव लॉस होगा बाय ट्रांसपिरेशन, है ना। तो नेचुरली क्या होगा? यहां सॉइल वाटर स्कैर्सिटी, और इसलिए अब क्या होगा? ड्राइंग, और इसका हो जाएगा डेथ। इस तरह से वीड्स को मार डालता है ऑक्सिन ओवर जाइलम प्रोलिफरेशन के द्वारा। समझ में आया द मैकेनिज्म? इसीलिए आपको बोले कि ये मोनोकॉट, अगर वीड्स वहां जाते, जैसे घास आ गया, घास के ऊपर काम नहीं करेगा, बिकॉज ग्रासेस आर monocots, so that would not be affected by the synthetic auxins because it cannot show the vascular cambium activity there. तो वहां पे हम लोग को मैनुअली उसे उखाड़ के फेंकना होता है, अगर हम, है ना, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना चाहते हैं तो। सो दिस इज हाउ दे आर एक्टिंग एज पेस्टिसाइड या वीडिसाइड। अब 2,4-D
ये होता है 2,4-डाई फिनॉक्सी डाइफिनॉक्सी इंडोल एसिटिक एसिड 2,4-D। यहां तक नोट कीजिए। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन है, वो है सीरियल नंबर 8 हुआ था, सीरियल नंबर 9 में लिख लीजिएगा। इट इंड्यूसेस रूटिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रूट। अब आएंगे हम लोग दूसरे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, और ये है जिबरेलिक एसिड। इन शॉर्ट GA करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तब तक सीरियल नंबर 9 लिखिए, हम इधर जगह खाली करें। डिस्कवरी, ये फंगल इन्फेक्शन induced excessive growth in rice plant in its false seedling form। उसमें ग्रोथ कराता था राइस में, कैसे? फॉल्स सीडलिंग, वो सीडलिंग है नहीं पर सीडलिंग की तरह दिखता था। दिस वाज जिबरेला जीनस फंजाई। फ्रॉम दैट इट्स नेम, इट्स मतलब पीजीआर, जो प्लांट हार्मोन है उसका, दैट इट्स नेम केम एज जिबरेलिक एसिड। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जिबरेलिक एसिड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर सबों का नियर अबाउट सिमिलर, है ना, इफेक्ट है। ऑल टाइप्स ऑफ जिबरेलिक एसिड हैव सिमिलर एक्शंस। अब इनके फंक्शंस, it enhances physiological growth and so produces
फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंज इंड्यूस करता है। फिजियोलॉजी यानी सिस्टम्स में चेंज लाना, ठीक है, तो सिस्टम में चेंज इंड्यूस करता है। दूसरा, ये पाया गया क्या, इट एनहांसेस द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, एग्जाम्पल, in the length increment of internode in grape vines, यानी ग्रेप प्लांट में इंटरनोड लंबा कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है इन द शुगर केन, it increases internode length and so it becomes more beneficial to the farmers। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होने लगा। पाया गया कि ये जब इंटरनोड का लेंथ बढ़ा देता है तो ऐसे फसल जिसका कि इंटरनोड बढ़ने से हम लोग को इसका है ना बेनिफिट मिल सकता है। तो शुगर केन, शुगर का खान है ना, इसी से हम लोग सुक्रोज एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर ग्रेप है, ग्रेप एज ए फ्रूट यूज किया जाता है बहुत सारे जगहों पे जहां पे ग्रेप्स ज्यादा होते हैं, वहां पे ग्रेप को उसका जो शुगर है उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं और वहां से अल्कोहल या वाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं इनके, है ना। फिर देखा गया ये क्या करता है, इट डिमोट्स, प्रोमोट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिमोट, रोकना। इट डिमोट्स सेनेसेंस, और इसका एप्लीकेशन क्या किया देखिए, एप्लीकेशन, it is used in apple orchard, सेब का बागीचा जो है, एप्पल ऑर्चर्ड, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फ्रूट ऑफ एप्पल। तो एप्पल अगर बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, एक छोटा एप्पल है और एक बड़ा एप्पल है, मान लेते हैं 1 किलो छोटा एप्पल और 1 किलो बड़ा एप्पल आप खरीद के लाए, बताइए तो नंबर ऑफ एप्पल किसमें ज्यादा होगा, जो छोटा है, ठीक है। यानी आपके प्लांट में अगर 20 एप्पल हुआ, आपके ट्री में, एप्पल ट्री में 20 एप्पल हुआ, पहले इसको यूज करने के पहले आपका वो ट्री हो सकता है कि 10 किलो एप्पल दे रहा था फॉर एग्जाम्पल। अब इसके एप्लीकेशन के बाद वही नंबर ऑफ फ्रूट वही रह गया, लेकिन वेट बढ़ के चला गया 30 किलो 40 किलो, फायदा हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू एनहांस द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। फिर देखिए और क्या यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड to prevent the auto plucking of fruits। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। कहता है क्या, फल जब पक जाएगा तो पेड़ पे थोड़ा लटका हुआ रहेगा, अपने आप गिरने लगता है ना। जैसे देखते हैं काफी ज्यादा पका हुआ आम नीचे गिर जाता है अपने से,
पका हुआ अमरूद नीचे गिर के फट जाता है, कितना अफसोस होता है, अरे इतना बढ़िया टेस्ट था लेकिन गिर गया, बर्बाद हो गया। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो पका हुआ फल हो चाहे कुछ भी हो, आसानी से गिरेगा नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेनेसेंस रोकता है, ठीक है, सेनेसेंस को डिमोट कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, भले पक जाए फल पर वो गिरेगा नहीं। तो जब तक वो प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है, ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, सड़ेगा नहीं, सड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी लिविंग कंडीशन में, उसे न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है, तो इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इन्फेक्टिंग अटैक्स, ठीक है। इसलिए ये जो फल उपजाने वाले किसान हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मान लेते हैं मेरे आम का फल का पेड़ सब जो है उसमें आम लगा हुआ था, वो पकने लगा, तो आपको पता है कि पका हुआ फल क्या करता है, एथिलीन गैस रिलीज करता है, तो धीरे धीरे पूरे ऑर्चार्ड का आम क्या हो जाएगा, पक जाएगा। अब पकेगा, धड़ाधड़ गिरने रहेगा, तो आपकी मजबूरी है उसको उतार लीजिए, नहीं तो या तो जमीन पे गिरे गिरे सड़ जाएगा या जानवर बर्बाद कर देगा। तो साल भर का मेहनत है वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो फल किसान है, इसी से उसका इकोनॉमी चलता है, साल भर का कमाई एक ही सीजन में करता है। तो वैसे में अगर उसका कमाई घट गया तो उसको लॉस होगा ना, तो दोबारा चाहेगा ऐसा बिजनेस करना, तो आपको एक इंपॉर्टेंट फ्रूट नहीं मिलेगा, है ना, तो लोग डिमोटिवेट होने लगेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि उस पके हुए फल को पेड़ पे ही रहने देगा। तो पेड़ पे अगर रखेंगे तो आपको घर में लाके उसको रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो सड़न कम होगी, तो नतीजा क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल, है ना, लंबे समय तक पेड़ों पर फल को लटके रहने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि जब हमारा जरूरत होगा तब हम उसका प्लकिंग करें, जिससे क्या होगा, हमारा वेस्टेज घट जाएगा। और इस तरीके से ये फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूम साबित हुआ, ये वरदान है, एक तरह से ऐसे कर सकते। तो पहले वेस्टेज होता था, देखिए अर्निंग का 2-3 तरीका है। उसमें पहला इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपका जहां जहां खर्चा हो रहा है उस खर्च को कम कर दीजिए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बिना चेंज किए हुए अगर हम लॉस को मिनिमाइज कर दें, प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद देखिए डिस्कवरी वाला पार्ट तो हो ही गया, इसका जरूरत नहीं है। इसके अलावा फंक्शंस में ये देखा गया है कि ये जो है इट इंड्यूसेस सीड प्रोडक्शन on higher side in the conifers, कॉनिफर यानी फर्न, और फर्न कौन है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक है, सॉरी एंजियोस्पर्मिक है, एंजियोस्पर्मिक है तो उसमें क्या होंगे, फ्लावर्स आएंगे, इसमें फ्लावर नहीं आते, है ना, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कोन्स बनते हैं, है ना, मेल कोन फीमेल कोन, जिन्हें स्ट्रॉबिला भी कहते हैं, पढ़े हैं ना हम लोग। तो ये उनके सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। एनीवे, नंबर 5, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन इस पे क्या करता है, इट इंड्यूसेस मॉल्टिंग इन ब्रीवरीज, और क्या है, इट इंड्यूसेस बोल्टिंग इन द लीफी वेजिटेबल्स। अब क्या है, बारी बारी से देखिए,
पहले इतना लिखिए, तब तक नीचे बोर्ड साफ करें। हो गया यहां तक? हो गया? देखिए, एक मेथड है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन हम लोग पढ़े भी हैं रेस्पिरेशन में। तो फर्मेंटेशन क्या है? एनाएरोबिक प्रोसेस है, और इस एनाएरोबिक प्रोसेस में अगर बैक्टीरिया यूज हुआ तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, और अगर फंजाई यूज हुआ जैसे कि ईस्ट तो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, और विथ एन एलिमिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन निकल गया, बचा 4 कार्बन। इथेनॉल है अपने आप में 2 कार्बन का, इसलिए 2 2 4 कार्बन यहां आ गया। बैलेंस समझ रहे हैं ना? एक ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का, इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया, कितना बचा? 4 कार्बन, है ना? 4 कार्बन कैसे आया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन का, तो 2 दूनी 4, ये रहा 4 कार्बन, और 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल। तो ये है इथेनॉल फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। ठीक है? ग्लूकोज से क्या बनकर आया? पायरुविक एसिड, और ये 2 मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का कंपाउंड, ऐसे चलता है। ठीक है? तो जस्ट लेआउट है, आप तो पढ़े ही हैं, ये आप समझ ही पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन जब हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग का जनरली क्या होता है? टारगेट कि हम किसी भी तरीके से शुगर मॉलिक्यूल का फर्मेंटेशन करें, राइट? शुगर मॉलिक्यूल का फर्मेंटेशन के लिए हम लोग को ढेर सारा शुगर चाहिए, राइट? तो होता क्या है, मॉल्टिंग प्रोसेस क्या है, हम लोग कई बार सीड या ग्रेन्स को यूज करना चाहते हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, क्योंकि शुगर केन में से शुगर निकाल लीजिए, जो बचा खुचा शुगर है जो नहीं निकाल सकते हैं उसको लेकर आएंगे, तब जाके उसको कहते हैं स्पेंट वॉश, उसको लेकर आएंगे, फिर उसमें से फर्मेंटेशन करेंगे, बहुत ज्यादा झंझट हो जाता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। एट द सेम टाइम वो डिपेंडेंट हो जाते हैं हम शुगर केन के प्रोडक्शन पे। जिस साल शुगर केन का प्रोडक्शन खराब हो गया उस साल हमारा अल्कोहल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जब होता है ना, बहुत सारे ग्रेन्स है, जैसे आप मेज ले लीजिए, जैसे आप बार्ली ले लीजिए, जैसे आप है ना व्हीट ले लीजिए, या राइस, ब्रांड राइस, वैसा हिस्सा जो खाया नहीं जा सकता, जो फोडर के लिए यूज हो रहा है,
फोडर यानी कि जानवर का चारा, उसके लिए यूज हो रहा है। उन ग्रेन्स को ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कई बार, है ना, उतना बिकवाली नहीं है तो ऐसे भी फेंका जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना उसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज कर लें। तो एक ही बार में हमें बहुत सारा मटेरियल मिल गया। अब है क्या, ये तो है सीड, ये सीड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जिबरेलिक एसिड के मदद से उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं सीड में, और इस वजह से क्या होता है, वो तेजी से शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसका जो स्टार्च है वो पिघलेगा ना, डिसॉल्व होगा, तो स्टार्च विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सो वी आर गेटिंग प्योर ग्लूकोज आउट ऑफ स्टार्च। ठीक है, वो सीड के अंदर ही ग्लूकोज प्रोडक्शन एनहांस हो जाता है, और फिर हम लोग सीड को क्रश करके ग्लूकोज का बाहर निकाल लेते हैं, बाहर आ गया। अब इसको जब फंगस के प्रेजेंस में डालेंगे तो फंगल फर्टिमेंटेशन शुरू हो जाएगा एंड वी गेट इनफ अल्कोहल। तो ये जो स्टार्च का इजीली ग्लूकोज में कन्वर्सन का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड माल्टिंग। ठीक है, लिखिए माल्टिंग। इट इज कन्वर्सन ऑफ, it is conversion of reserved sugar like starch. It is conversion of reserved sugar like starch into usable sugar like glucose, into usable sugar like glucose by enhanced metabolism, usable sugar like glucose by enhanced metabolism is called malting. सो माल्टिंग क्या हो जाएगा हमारे ब्रीवरीज के लिए, ब्रीवरी जहां पे हम लोग ब्रू कर रहे हैं, फर्मेंट करने जा रहे हैं, वैसे जगहों पे ये हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल बन जाते हैं। सो जिबरेलिक एसिड कैन इंड्यूस malting and can enhance fermentation प्रोडक्शन, एनहांस कर सकता है फर्मेंटेशन प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज डन। अब है बॉल्टिंग। ये टर्म कब यूज होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कैबेज। क्या बोला गया है, लीफी वेजिटेबल। तो कैबेज जो है उसमें हम लोग खाते क्या है, पत्ता ही तो खाते हैं, है ना, पत्तगोभी में। तो कैबेज में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना, जिबरेलिक एसिड का, तो क्या होगा, जस्ट बिफोर मतलब इसका राइपनिंग कह सकते हैं या ऐसे कहें मैच्योरेशन, जस्ट बिफोर मैच्योरेशन उसका जो स्टॉक ग्रोथ है, वो स्टॉक ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो स्टॉक अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, पत्ता गोभी का साइज बढ़ जाएगा। तो जहां आपको
400 ग्राम का पत्ता गोभी मिल सकता था, 2-2 किलो का मिलने लगता है आजकल, देखते हैं इतना बड़ा बड़ा मिलता है। दैट कुड बी इंड्यूस्ड बाय इट। तो जहां से आपको एक क्या कहते हैं, खेत से मान लेते हैं कि हम एक सीजन में 500 पत्ता गोभी निकालते थे, अब भी 500 पत्ता गोभी निकालेंगे, लेकिन वेट पे ना कैलकुलेशन बैठता है। पहले मानते हैं 50 किलो पत्ता गोभी होता था, अब उसका नंबर ऑफ लीव्स बढ़ जाने के कारण वही कितना 3 फोल्ड 4 फोल्ड बढ़ जाएगा। सोचिए 300-400 ग्राम का पत्ता गोभी अगर आपको 2 किलो 2.5 किलो का बन जाए, कितना टाइम्स बढ़ गया, 4×5 = 20, 5 गुना से 6 गुना ज्यादा आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। सो दिस कैन हैपन बाय बोल्टिंग। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखिए कैबेज, उसके बाद लिखिएगा हो गया, लिखिए बाय द यूज ऑफ जिबरेलिक एसिड स्प्रेइंग, by the use of gibberellic acid spraying, a leafy vegetable like, by the use of gibberellic acid spraying, a leafy vegetable like cabbage, for example, cabbage, for example, will get longer stalk, will get longer stalk before maturation. So the number of leaves in the crop will increase, and so the weight, the number of leaves in the crop increases, and so its weight. This is bolting. पैरा चेंज कर लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर द क्रॉप आउटपुट इंक्रीमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द क्रॉप आउटपुट इंक्रीमेंट। न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा बहुत कम होगा ही, क्योंकि साइज जो बढ़ रहा है उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ज्यादा है, वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा है, साइज तो बढ़ ही रहा है। हाँ, पर मेन तो हम लोग वेट पे डिपेंड करते हैं ना, कितना वेट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेलिंग के दौरान, इसलिए एग्रीकल्चर में फार्मर को फायदा हो। और सबसे बड़ी बात है जहां पे, जैसे देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मोटिव था कि जहां पे लोगों को कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा है क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन था, अगर हम ओवर प्रोडक्शन करें, भले उसको न्यूट्रिशियस डाइट न मिल पाए, लेकिन एटलीस्ट एम्प्टी स्टमक नहीं रहेगा, कुछ तो मिलेगा खाने के लिए, वो भूखे नहीं मरेगा, स्टार्वेशन डेथ रोक सकेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी तरीके से, जब जिंदा रहेंगे तब तो हम आगे का सोच पाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, है ना, स्टार्वेशन डेथ को रोकने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का स्किल्स ढूंढा गया, और ये उनमें से कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा
तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कॉस्ट घटेगा क्योंकि सेल ज्यादा कर पाएंगे। तो फार्मर को तो प्रॉफिट ज्यादा ही हो रहा है, पर लोगों तक सस्ते में ज्यादा मटेरियल मिल रहा है। तो जो अंडर अर्निंग कंडीशन में थे, जो कम कमाते थे, उनको भी ये अवेलेबल होने लगे। नहीं तो क्या होता है, महंगा रहता ही। दिस इज द रीजन। तो फंगल स्पीसीज वाज इंड्यूसिंग फॉल्स सीडलिंग इन राइस। ये जीनस है, ये स्पीसीज। एंड it was discovered by a Japanese scientist. ये था जिबरेलिक एसिड। नाउ वी कम डाउन टू द साइटोकाइनिन। ओके, यहां तक। स्कुग एक साइंटिस्ट थे और उनके सपोर्टिंग साइंटिस्ट, जिन्हें को वर्कर कहा जाता है। एक हो गया मेन प्राइमरी वर्कर, जो एक पर्टिकुलर रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो हो गए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या प्राइमरी वर्कर। और उनके सपोर्ट में जो साइंटिस्ट रहते हैं उन्हें कहते हैं को वर्कर। को मतलब एसोसिएटेड, है ना, और वर्कर वर्कर हो गया, या सपोर्टिंग साइंटिस्ट कह सकते हैं, जैसे भी आप हैं। तीन लोगों ने क्या किया, ये देखना चाहते थे कि सेल डिवीजन प्रमोट करने के लिए या ग्रोथ प्रमोट करने के लिए मटेरियल कहां पे रहता होगा। तो मटेरियल रहता है न्यूक्लियस। ठीक है। अब आइसोलेट करना न्यूक्लियस किसी भी सेल में से थोड़ा टफ काम था, और ये बहुत पहले की बात है। तो उस समय हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतने मेथड्स अवेलेबल नहीं थे। साइंस बहुत धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों ना करें, ऐसे सेल को सोचें जिसमें न्यूक्लियस, मेन मटेरियल उस सेल का क्या हो, न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं मेल गैमेट्स जो होते हैं उसमें मेनली क्या रहता है, न्यूक्लियस, है ना। 10th लेवल पे आप पढ़े होंगे। तो स्पर्म सेल एंड ओवम सेल के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट है, तो ओवम सेल कितना बड़ा होता है, साइज में काफी बड़ा, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है। मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल, उसमें मेन रहता है उसका न्यूक्लियर मटेरियल, बाकी तो उसका टेल रहता है। तो मेन मटेरियल उसमें क्या है, न्यूक्लियस। इस तरीके से अगर स्पर्म सेल आइसोलेट किया जाए कहीं से, है ना, और उसके न्यूक्लियस को यूज किया जाए, तो दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल। तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ होगा जो सेल डिवीजन को या ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम करे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों ने क्या किया, हेरिंग फिश एक होती है, इस हेरिंग फिश का स्पर्म आइसोलेट किया, आइसोलेटेड स्पर्म, इसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। इसे कहा काइनेटीन, कॉल्ड इट काइनेटीन। अब इसका क्या इस्तेमाल किया, एडेड विथ कोकोनट मिल्क
प्लस जाइलम एक्सट्रैक्ट एटसेट्रा, और अप्लाई किया टू द कल्चर of plant cells, found excess and rapid growth. कल्चर में एम्ब्रायो में काफी डेवलपमेंट उन लोगों ने पाया, तो इसलिए उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि बाकी सारा चीज तो सपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा था, ये न्यूट्रिएंट का सोर्स है, कहां गया कोकोनट मिल्क। जाइलम एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल है, अलग से मिनरल लाने से बेहतर है जाइलम का एक्सट्रैक्ट दे दें, मिनरल आ गया। कोकोनट मिल्क एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट है, एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, तो ये सारा चीज, और उसमें विटामिन भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट क्या कह सकते हैं उसको, कल्चर मीडियम बना। अब कल्चर मीडियम में सेल डिवीजन ग्रोथ प्रोमोटर होना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने न्यूक्लियर मटेरियल की तरह से यूज किया हेरिंग स्पर्म को। हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म को आइसोलेट करके उसको यूज किया, ठीक है। पाया क्या? रैपिड एंड एक्सेस ग्रोथ इन द डेवलपिंग सेल्स एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो फिर तेजी से बढ़ा। इस तरीके से उन लोगों ने पाया कि अगर ये मटेरियल यूज किया जाए तो प्लांट्स में ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकता है। अब चूंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है, काइनिन काइनेटिक्स, तेजी से कोई चीज होता है उसको काइनेटिक्स कहते हैं, है ना, मैकेनिकल चीज है, काफी तेजी से हो रहा है तो काइनेटिक्स। साइटो मींस सेल, यानी सेल का काइनेटिक्स बढ़ा रह रहा है, सेल का नंबर बढ़ा दे रहा है, इस तरीके से इसका नाम पड़ा इस तरह के मटेरियल का साइटोकाइनिन। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, हर बार साइटोकाइनेसिस इंड्यूस करने के लिए अगर स्पर्म सेल्स यूज किए जाए तो ये तो हम लोग एनिमल डिपेंडेंसी ला रहे हैं प्लांट के ऊपर, है ना। और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत सारे लोग प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, उसमें एनिमल मटेरियल का यूज आप डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों का तेजी से फाइंडिंग, मतलब ये कंसोर्टियम था कि उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि कोई ना कोई ऐसा मटेरियल तो होगा प्लांट में भी जो कि इस तरह का इफेक्ट देता हो। देन दे स्टार्टेड, दे मतलब साइंटिस्ट्स, started to find out suitable material as a replacement of kinetin। तो काइनेटिन का कोई रिप्लेसमेंट चाह रहे थे प्लांट बेस्ड, और उन लोगों को मिला किसमें? मेज में, फाउंड इन मेज, और इसे नाम दिया गया जियाटीन। काइनेटिन, जियाटीन। जिया कहां से आया? मेज का बायोलॉजिकल नेम है जिया मेज, वहां से जिया नाम लिया गया, ठीक है। तो जिया से मिला है इसलिए जियाटीन, एंड इट हैज सिमिलर एक्शन दैट ऑफ द काइनेटिन, ठीक है। ये है इसका हिस्ट्री, नोट डाउन कीजिए। अब इनके फंक्शंस पे आते हैं।
इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऑक्सिन का जो एपिकल डोमिनेंस था उसको काउंटर करता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होगा, प्लांट की लंबाई बढ़ेगी और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बढ़ चुके हैं। कितने तरह के आपको मेरिस्टेमेटिक बर्ड्स मिलते हैं स्टेम पे, दो तरह का, एक एपिकल बर्ड और दूसरा लैटरल बर्ड, है ना। एपिकल बर्ड का दूसरा नाम टर्मिनल बर्ड, लैटरल बर्ड का दूसरा नाम एक्सिलरी बर्ड, राइट। तो अगर एपिकल डोमिनेंस रहेगा तो टर्मिनल बर्ड लगातार डिवाइड करके लंबाई बढ़ाता रहेगा, उसको ओवरकम कर सकते हैं साइटोकाइनिन से। उससे क्या होगा, आपका लैटरल बर्ड जो है वो ज्यादा डिवाइड करेगा और ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा। सो इट प्रिवेंट्स एपिकल डोमिनेंस and helps in lateral bud proliferation। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फंक्शन नंबर 2, it therefore can induce branching in the stem and so can form adventitious stem formation। इसके लिए टर्म यूज किया गया एडवांटिशियस स्टेम, ठीक है। जैसे एडवांटिशियस रूट होता है उसी तरह से हाईली ब्रांच्ड, उसी तरह से ये एडवांटिशियस स्टेम प्रोडक्शन इंड्यूस करता है हाईली ब्रांच्ड, यानी ब्रांचिंग काफी ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3, इट प्रिवेंट्स और डिलेज सेनेसेंस। तो सेल डिवीजन इंड्यूस करता है। नंबर 4, इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। नंबर 5, it can help in formation of new leaves as it acts on the lateral buds। और आप जानते हैं ना लीव्स कहां पे डेवलप करते हैं, जहां और नोड वाले जगह पे क्या मिलेंगे, लैटरल बर्ड। तो उसमें जब डिफरेंशिएशन, उसमें जब डिवीजन प्रोड्यूस करेगा तो लीव्स निकलेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई नए लीफ प्रोड्यूस होते हैं। और नंबर 6, इट कैन इंड्यूस इंक्रीज इन नंबर of chloroplast as this organelle, chloroplasts in leaves, as this organelle is capable of division। याद होगा आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ सकता है बाय डिवीजन। तो चूंकि वो डिवाइड कर सकता है, तो अगर साइटोकाइनिन का इफेक्ट होगा तो इसका नंबर भी बढ़ेगा। तो लीफ का ही नंबर नहीं बढ़ता, बल्कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट के नंबर को भी ये बढ़ा सकता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का नंबर डिवीजन से बढ़ सकता है। ठीक है, यहीं तक रखिए।